Hello everyone. Today we are going to discuss classification with respect to object regarding interpretation of statutes. इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, आपके सामने नोट्स दिख रहे हैं जिसको मैं समझाने वाली हूं, बट मेरी स्पेशली रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स से कि वो कंटेंट को सुनने की कोशिश करें और अपने खुद के नोट्स बना लें. इस नोट्स को कॉपी करने की कोशिश ना करें. तो विद क्लासिफिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट में पहला है कोडिफाइंग स्टैट्यूट. इट इज़ अ लॉ दैट कॉम्प्रिहेंसिवली गैदर्स एंड प्रेजेंट्स द एंटायर बॉडी ऑफ लॉ ऑन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, essentially creating a code that systemizes the existing rules and regulations. यह एक ऐसा कानून है जो जानकारियाँ उपलब्ध हैं पहले से, उन सभी जानकारियों को एक जगह संहिता के रूप में संहिताबद्ध करके एक कोड का निर्माण कर देता है, और ये एक पूरी की पूरी बॉडी ऑफ लॉ को रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जाम्पल द हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, और अभी के लिए आप BNS, BNSS आदि आदि को भी इसके तहत एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज कंसोलिडेटिंग लॉ. कंसोलिडेटिंग लॉ इज़ अ लॉ दैट ब्रिंग्स टुगेदर ऑल एग्जिस्टिंग स्टेटरी प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्पेसिफिक सब्जेक्ट इनटू वन सिंगल एक्ट, essentially comprising multiple laws on that topic. तो कंसोलिडेटिंग लॉ एक प्रकार का लॉ है जिसमें सभी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो उपलब्ध हैं किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के, उसको एक एक्ट में ले आ करके कंपाइल कर दिया जाता है. जैसे कि आपका IPC, BNS, BNSS भी इसी के अंतर्गत फॉल करता है. ये कोडिफाइंग के अंदर भी आता है और कंसोलिडेटिंग के अंदर भी आता है. इसका पर्पस होता है सिंप्लीफाई करना, ऑर्गेनाइज करना, टू मेक लीगल फ्रेमवर्क एक्सेसिबल टू कॉमन मैन. जो आम आदमी है उसको लीगल फ्रेमवर्क अवेलेबल हो जाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है. और इसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं किए जाते, इसको केवल एक साथ कंपाइल कर दिया जाता है. नेक्स्ट कम्स द डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट. इट इज़ अ लॉ पास्ड to clarify or remove doubts about the existing law, often following a court interpretation. तो डिक्लेरेटरी एक तरह का लॉ होता है जो कि किसी डाउट को रिमूव करने के लिए होता है. ज़्यादातर ये किसी कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के बाद आता है. फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स अमेंडमेंट एक्ट 1985 विच एडेड एक्सप्लेनेशन 2 to सेक्शन 40 ऑफ IT एक्ट 1961, जो कि अमाउंट्स नॉट डिडक्टेबल से रिलेटेड है. नेक्स्ट कम्स रेमेडियल स्टैट्यूट. जैसे कि नाम से ही दिखता है, रेमेडियल माने रेमेडी. ये एक प्रकार का स्टैट्यूट है जिससे कि सोशल रिफॉर्म को प्रमोट किया जा सकता है. कोई स्पेसिफिक रिलीफ या रेमेडी प्रोवाइड कर दी जाती है. A remedial statute in India is a law designed to provide a remedy or relief for a previously existing legal issue, often aimed at promoting social reform and interpretation. For example, Maternity Benefits Act आया था 1961 में. Protection to Vulnerable Groups, जिसके अंतर्गत वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट आया था 1923 का. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. ये सारे ही एक्ट्स ऑफर करते हैं रेमेडीज़ अपने कंज्यूमर्स को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में. देन कम्स इनेबलिंग स्टैट्यूट. इनेबलिंग स्टैट्यूट इज़ अ लॉ दैट ग्रांट्स न्यू पावर्स और अलाउज फॉर एक्शंस दैट वर प्रीवियसली प्रोहिबिटेड, एसेंशियली क्रिएटिंग अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर अ स्पेसिफिक एक्टिविटी. तो इनेबलिंग स्टैट्यूट एक तरह का लॉ है जो कि ग्रांट करता है पावर्स और अलाउ करता है वेरियस एक्शंस जो कि पहले मना किए जाते थे या प्रोहिबिटेड थे, और एसेंशियली ये क्रिएट करता है लीगल फ्रेमवर्क किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए. फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट को. इफ़ अ गवर्नमेंट वांट्स टू बिल्ड अ न्यू हाईवे, एन एनेबलिंग स्टैट्यूट लाइक द Land Acquisition Act allow them to acquire necessary land from private owners for public use.
तो लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत अगर सरकार मान लीजिए चाहती है कि कोई हाईवे बनाना है तो वो प्राइवेट ओनर से उनकी ज़मीनों को एक्वायर कर सकती है फॉर पब्लिक यूज़। डिसेबलिंग स्टैट्यूट, इट इज़ अ लॉ दैट रिस्ट्रिक्ट्स और टेक्स अवे एन एग्जिस्टिंग राइट अंडर द कॉमन लॉ। डिसेबलिंग आप जानते हो, डिसेबल कर देना, मना कर देना, हाथ बांध देना। तो ये एक प्रकार का लॉ है जिससे रेस्ट्रिक्शन प्रैक्टिस किया जाता है। इट टेक्स अवे एग्जिस्टिंग राइट, ये आपके पावर्स को, आपकी राइट्स को, अधिकार को वापस ले लेता है अंडर कॉमन लॉ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लॉ ऐसा है जो कि ये मेंशन करता है कि कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल किसी स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन में ड्राइव करने अलाउड नहीं है, इससे उसकी लिमिट हो जाता है उसका राइट टू ऑपरेट अ व्हीकल चलाने का जो अधिकार है वो लिमिट हो जाता है। लेकिन इसका फंक्शन ये ऐसा क्यों किया गया है? टू लिमिट फॉर द सेफ्टी ऑफ दैट इंडिविजुअल। सो एसेंशियली इन लॉस का फंक्शन यही होता है, टू लिमिट या प्रोहिबिट, मना करना, लिमिट कर देना। और मूल मंशा ये होती है कि आम आदमी का भला ही हो। फॉर एग्जाम्पल, नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, NDPS एक्ट। फिर हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टैट्यूट। इट इज़ अ लॉ पास टू क्लैरिफाई और एक्सप्लेन, इसका काम है एक्सप्लेन कर देना द मीनिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग लॉ, एसेंशियली रिमूविंग एम्बिग्विटी और एड्रेसिंग मिस इंटरप्रिटेशन। तो किसी भी पहले से जो लॉ बना हुआ है उसको समझाना, उसकी एम्बिग्विटी को रिमूव करना, उसके डाउट को रिमूव करना, ये इसका मेन पर्पस होता है। ऑफन ये रेट्रोस्पेक्टिव होता है, यानी कि पहले से बने कानून पे ये लागू होता है। लैंग्वेज जो इसकी इस्तेमाल होती है वो कुछ इस तरह की होती है, जैसे इट इज़ हियर बाय डिक्लेयर्ड, और फिर मैटर लिखने के बाद फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स एक्सेट्रा ये मेंशन कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, द कंपनीज एक्ट 2013, इफ़ अ सेक्शन रिगार्डिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस वर लेटर डीम्ड एम्बिगुअस बाय कोर्ट्स और द लेजिस्लेचर could pass an explanatory amendment explicitly defining the key terms involving ensuring consistent application of law। तो कंपनीज एक्ट में अगर किसी सेक्शन में कॉरपोरेट गवर्नेंस को बाद में एम्बिगुअस क्लेम कर दिया जाता है कोर्ट्स के द्वारा, तो लेजिस्लेचर फर्दर उनमें मेंशन टर्म्स के एक्सप्लेनेशन को अमेंडमेंट के माध्यम से पब्लिक के सामने, पब्लिक डोमेन में रख सकता है। नेक्स्ट कम अमेंडिंग स्टैट्यूट। तो हाँ, ये से हम लोग भली भांति परिचित हैं। एन अमेंडिंग स्टैट्यूट इन इंडिया रिफर्स टू अ लॉ पास बाय पार्लियामेंट दैट मॉडिफाइज एन एक्सिस्टिंग स्टैट्यूट एसेंशियली चेंजिंग इट्स प्रोविजन। तो अमेंडिंग स्टैट्यूट भारत में पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है ताकि जो पहले से स्थापित स्टैट्यूट है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगेन यू कैन राइट मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट एक्ट which amends significantly मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो 2019 का जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसने 1988 के मोटर व्हीकल एक्ट को चेंज किया था। बाय इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रिक्टर पर्सनालिटीज़ फॉर ट्रैफिक वायलेशन, स्ट्रिक्टर पेनाल्टीज़ फॉर ट्रैफिक वायलेशंस एंड एनहांसिंग रोड सेफ्टी मेजर्स। आर्टिकल 368 ग्रांट्स पावर टू पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम सबको पता होना चाहिए। Then comes penal statute. It is a law in India defining a criminal offence and prescribes corresponding punishment। तो penal statutes वो statutes हैं जो कि punishment को बताते हैं। For example, हमारा पुराना IPC जो आज का BNS है, and so on so forth। It specifies a criminal act and punishment for committing it। तो इसमें specific act और उसका punishment mentioned होता है। पेनल स्टैट्यूट्स आर जनरली इंटरप्रेटेड स्ट्रिक्टली, तो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन इस पर लागू होता है। मीनिंग, इसका अर्थ होता है एनी एम्बिग्विटी इन लॉ इज़ यूजुअली इंटरप्रेटेड इन फेवर ऑफ अक्यूज्ड, यानी कि कोई भी अगर मिस इंटरप्रिटेशन होता है तो उसको इस तरह से इंटरप्रेट किया जाएगा जो कि अक्यूज्ड के फेवर में होगा। इसी क्रम में टैक्सिंग स्टैट्यूट्स आते हैं। द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1951, वेल्थ टैक्स एक्ट ऑफ 1957, कस्टम एक्ट ऑफ 1961। इट इज़ अ लॉ दैट इम्पोजेस टैक्सेस और इनकम ऑन
other kind of transaction. They are enforced by government. They are legal framework consisting of tax code or law that requires payment of tax by individual, business and entities. तो ये एक कानून है जिसके अंतर्गत इंडिविजुअल्स अपनी आय पर टैक्स को पे करते हैं ताकि सरकार द्वारा देश के अन्य विकास कार्यक्रमों में योजनाएं बनाई जाएं और उनको आर्थिक सहायता भी दी जा सके। रूल्स इसके होते हैं, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन इज़ रिक्वायर्ड। इफ़ अ पर्सन फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ टैक्सिंग प्रोविजन ही शुड नॉट बी अलाउड टू एस्केप, but if he does not fall within the scope, he should not be drawn into the net by assigning extended meaning of the language otherwise used. इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई भी व्यक्ति टैक्सिंग प्रोविज़न के अंतर्गत आ रहा है तो उसको टैक्स देने से बच ना पाए, ऐसा प्रावधान है होना चाहिए। और यदि कोई नहीं आ रहा है टैक्सिंग प्रोविज़न के अंतर्गत तो फिर ज़बरदस्ती उसको उस परिधि के अंदर खींचने का भी प्रावधान नहीं होना चाहिए। लॉ शुड प्रिवेंट टैक्स इवेजन, कानून ऐसा हो जिससे टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी को पनिश किया जा सके, टैक्स इवेजन ना हो सके। टू पॉसिबल इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्सिंग स्टैट्यूट्स आर प्रेजेंट, द वन फेवरेबल टू द टैक्स पेयर शुड बी प्रेफर्ड। अगर दो पॉसिबल इंटरप्रिटेशन है टैक्सिंग स्टैट्यूट्स को तो वो वाला फॉलो करेंगे जो कि टैक्स पेयर के फेवर का हो। फिर हम बात कर लेते हैं रिपीलिंग स्टैट्यूट्स की। इट इज़ अ लॉ दैट मीन्स दैट प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एग्जिस्टिंग लॉ फ्रॉम लीगल सिस्टम बाय पासिंग न्यू एक्ट। तो ये एक कानून है जिसका अर्थ होता है कि किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ को लीगल सिस्टम से रिमूव किया जा सके किसी न्यू एक्ट के पास करने के द्वारा। द कंपनीज एक्ट 2013 वॉज रिपील्ड कंपनीज एक्ट 1956। तो 1956 का जो कंपनीज एक्ट था वो रिपील कर लिया गया था बाय कंपनीज एक्ट 2013। इसी तरह से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वर कम्प्लीटली रिपील्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कंज्यूमर एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रिप्लेस्ड 1986 एक्ट। इसके की पॉइंट्स होते हैं, लेजिस्लेटिव पावर, द ओनली इंडियन पार्लियामेंट हैज़ अथॉरिटी टू रिपील एग्जिस्टिंग लॉ एंड थ्रू न्यू लेजिस्लेशन। तो केवल पार्लियामेंट के पास ही ये पावर होती है कि वो रिपील कर पाए और एक नए लेजिस्लेशन को पास करके ये रिपील की प्रक्रिया की जाती है। प्रोसेस क्या होता है? व्हेन अ न्यू लॉ इज़ पास्ड इंटेंडिंग टू रिपील द ओल्डर वन, इट इज़ टिपिकली इंक्लूडिंग अ स्पेसिफिक क्लॉज एक्सप्लिसिटली स्टेटिंग विच सेक्शंस ऑफ प्रीवियस लॉ आर रिपील्ड। तो इसमें जो प्रक्रिया होती है कि अगर जब नया लॉ पास किया जाता है तो फिर पुराने में कौन कौन से स्पेसिफिक क्लॉज है जो रिमूव किए जा रहे हैं उनको बताना पड़ता है और उसके व्याख्या देनी पड़ती है। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इज़ पॉसिबल इन स्पेसिफिक केसेस, अदरवाइज इट इज़ ऑलवेज प्रोस्पेक्टिव। तो अगर कोई विशिष्ट मंशा है लेजिस्लेचर की तभी रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव लागू होता है, नहीं तो ये अधिकांशतः प्रोस्पेक्टिव ही होते हैं। आखिरी में क्यूरेटिव स्टैट्यूट्स है। इट इज़ अ लॉ पास टू रेक्टिफाई डिफेक्ट्स इन प्रीवियस लेजिस्लेशन, essentially validating actions or proceeding that might have been considered invalid without the new statute। तो क्योर करना माने ठीक करना, कि अगर कोई पुराने लॉ में कोई दिक्कत है, परेशानी है तो उसको ठीक करने के लिए हम क्यूरेटिव स्टैट्यूट्स पास करते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 जिसने 2013 को क्योर किया था, इसका भी पर्पज़ होता है एरर करेक्शन। ऑफेंट ये रेट्रोस्पेक्टिव होता है क्योंकि एरर करेक्शन करना है तो पीछे के तरफ ही जाना पड़ेगा, इसलिए ये रेट्रोस्पेक्टिव ही होता है। इंटेंट इज़ टू प्रोवाइड रेमेडी फॉर सिचुएशंस वेयर पीपल हैव एक्टेड इन गुड फेथ बट वेर इम्पैक्टेड बाय द टेक्निकल लीगल इश्यूज़। तो अगर व्यक्तियों ने बहुत ही गुड फेथ में काम किया था लेकिन टेक्निकल कोई ऐसे परेशानियां आ गई जिससे कि उनका नुकसान हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए हम क्यूरेटिव स्टैट्यूट्स लेके आते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ जो आपका ऑब्जेक्ट को लेकर के वेरियस स्टैट्यूट्स क्लासिफाई किए गए हैं वो पूरा होता है और इसी के साथ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का भी पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल होगा अपनी पढ़ाई के लिए। कीप स्टडिंग, बाय बाय एंड थैंक यू।